नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज से आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेशन मैं शुरू करता हूँ इस नए यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो सके और आप तक नित्य नए वीडियो आप तक पहुँचा सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने नए वर्ण जोड़े गए हैं। हिंदी वर्णमाला में नए वर्ण जो जोड़े गए हैं वे हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, अंग और ढ। कौन कौन है एक बार रिपीट कर देते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, अंग और ढ, ये 5 जोड़े गए हैं। अब इन पांचों में सवाल ये 3 जो है, शुरू का जो 3 है, ये तीनों अक्ष, त्र और ज्ञ ये व्यंजन वर्ण है और ये अंग और ढ स्वतंत्र वर्ण है। अब सवाल ये आता है कि अक्ष का निर्माण किन दो से मिलकर हुआ है। तो अक्ष का निर्माण क हलंत और सौ से हुआ है। अक्ष का निर्माण क हलंत और सौ से हुआ है। फिर त्र का निर्माण तो हलंत और रौ से हुआ है। तो हलंत और रौ से हुआ है। और ज्ञ का निर्माण जो हलंत और यो कौन है, चौ का पंचमाक्षर वर्ण जो है, मतलब चौ, छ, जो, झ और य। तो ज्ञ का निर्माण हुआ है। ज्ञ का निर्माण जो हलंत और ओ से मिलकर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ जिससे कि मतलब चाहे कोई जो है सर्वनाम क्या है। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या हो गया, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, इंस्टेड ऑफ अ नाउन दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन, मतलब वो उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो जिससे कि किसी पास या दूर किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो दूर में है या फिर नजदीक है, लेकिन निश्चितता का, श्योरिटी, सर्टेनिटी का बोध होता है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर 1 पे गौर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। इसमें तो कोई निश्चितता है नहीं। अब दूसरा नंबर ऑप्शन है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। मतलब क्या हुआ, एक पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है, इस पुस्तक को देखो, मतलब क्या है, इस पे जोर भी दिया जा रहा है और यह सर्टेन है इसी पुस्तक के बारे में जिसकी हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा क्रम सही नहीं है। कौन सा क्रम सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है कर्मनिष्ठ अधिकरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 2 है पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास। पुरुषोत्तम बहुव्रीहि मतलब पुरुषों में उत्तम, तो ये हो गया पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है। अयादि संधि क्या होता है, जब ए या ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, तो ए या ए या अय, ठीक है, के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए, ए या अय के बाद, ए या अय के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर। कौन सा स्वर, अन्य स्वर होना चाहिए, मतलब दूसरा कोई स्वर होना चाहिए, ए या ए नहीं होना चाहिए। तो दोनों मिलके क्या बना देता है, तो दोनों मिलके बना देता है अय, ओय, अय, या बना देगा आय, या फिर बना देगा ओ, या फिर बना देगा, या फिर बना देगा आपको ओ बना देगा। तो इसे अयादि संधि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो नी जोर अस्त। नी देखिए क्या हो गया, नौहर्षिकार है, हस्व की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है, मतलब इसमें ई की मात्रा है, तो ई हो गया। और हमने बात किसकी की थी, ए या ए होना चाहिए, तो 4 का ऑप्शन नंबर 1 तो यू गलत हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। स्रो मतलब क्या है, ओ है, तो फिर ये नहीं होगा। अच्छा सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन है किस क्रम में अयादी संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, इसमें अयादी संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 है, जो अशुद्ध वाक्य को हमें चूज करना है। क्या है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, ये गलत वाक्य है। इसका सही क्या होगा, तो सही हो जाएगा कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, क्योंकि पहले कर्ता का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है अशुद्ध वाक्य है। दूसरा क्या है, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, सही बात है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, सही है। प्रेम करना तलवार की ढाल पर चलना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध वाक्य है, और जो तीनों ऑप्शन है वो शुद्ध वाक्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। अलंकार, अलंकार मतलब क्या होता है, किसी चीज की बाहरी साज सज्जा, सजावट, तो आभूषण सज्जा की बात हो गई, भूषण वही सही बात है, गहना ये सही है। तो अलंकार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आभूषण, भूषण, गहना, ये तो सही है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। आंसू, आंसू क्या है, नयन, सही है। तारिका ये गलत है, आंख, आंसू का पर्यायवाची आंसू का पर्यायवाची नयन नहीं होता है, लोचन नहीं होता है, तारिका नहीं होता है। नयन, तारिका और लोचन आंख के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही हो जाएगा। अब तीसरा भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, इष्ट। इष्ट मतलब क्या होता है, वांछनीय, अभिप्रेत, अभिष्ट, ये सब सही है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे इष्ट देवता, मतलब क्या, जो हमारे सबसे ऊपर हैं, मतलब हमारे लिए जो चाहनीय है, वांछनीय है। अभिप्रेत, अभिष्ट, ये सब सही है। आडंबर, आडंबर मतलब क्या, बाहरी दिखावा, तो आडंबर ढोंग रचना, ये सही है। ढकोसला मतलब क्या है, अंदर में कुछ नहीं, बाहर से मतलब दिखाना, आडंबर है, तो ये भी सही है। पाखंड, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। मैं कपड़े, अंग्रेजी में वाक्य क्या है, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। देखिए ये क्या हो जाएगा, टू वॉश लगा हुआ है, टू वॉश मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव से है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मुझे कपड़े धोने हैं। ये इसे हम एक तरह से प्रेशर में कह सकते हैं, तो प्रेशर वाला वाक्य जो होता है उसमें टू का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब एक बार ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। इसमें क्या है, मैं कपड़े धो चुका हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है, प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, प्लस वर्ब का तीसरा रूप यूज किया जाता है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट्री है वो यूज किया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, मैं कपड़े धो चुका हूँ, तो हो जाएगा आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेरे को शाम में कपड़े धोने हैं,
मेरे को शाम में कपड़े धोने हैं, मतलब क्या हो गया, ये भी प्रेशर में काम किया जा रहा है। धोने हैं मतलब मजबूरी है, मेरी इच्छा है नहीं लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी काम। तो आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स इन द इवनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन तो हो ही गया, मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। और फोर्थ नंबर क्या, मुझे कपड़े धोने थे, तो क्या हो जाएगा, इसमें हैड का यूज हो जाएगा। मुझे कपड़े धोने हैं और मुझे कपड़े धोने थे, इसमें है लगा हुआ, इसमें थे लगा हुआ है, तो हैव की जगह पे हैड हो जाएगा। तो आई हैड टू वॉश द क्लॉथ्स या आई हैड टू वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, आई had to wash clothes। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8th नंबर क्वेश्चन है, वाक्य को क्रम से लिखिए। सबने अध्यापक को प्रणाम किया, फिर अध्यापक के आते ही, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबने अध्यापक को प्रणाम किया, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सबसे सबसे पहले इसमें हो जाएगा जो तीसरा नंबर, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, फिर क्या हुआ, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, उसके बाद फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया। तो सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा तीसरा नंबर, सबसे पहले आपको हो जाएगा तीसरा नंबर, तीसरा के बाद क्या हो जाएगा, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर अध्यापक के आते ही, दूसरा नंबर, सबने अध्यापक को प्रणाम किया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में, मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा, शायद 10th क्लास की बात है, 10th क्लास के हिंदी में, सेकेंड हिंदी में एक चैप्टर था ढहते विश्वास, जिसको किसने लिखा था, सातकोरी होता ने। हाँ, 10th क्लास की ही बात है। तो लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, तो वह तेज नहीं भाग सकती थी, वह विकलांग थी, उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी, वह भागना नहीं चाहती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी, उन जब बाढ़ आता है ना, तो वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक माँ की ममता क्या होती है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलता है। लक्ष्मी के पास 2 छोटी छोटी बच्चियां थी और वो उसे मतलब अपने गोद में पूरे जोर से पकड़ रखी थी, और इसी वजह से वह भाग नहीं पाती है और बाढ़ का पानी जो होता है उसे मतलब खदेड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे। ख्याल गायन में, ये गायन का एक प्रकार होता है, तो ख्याल गायन में जो फेमस व्यक्ति है उनका नाम है आपको श्याम नंदन सिंह। कौन नाम है, श्याम नंदन सिंह। इसमें देखिए ख्याल गायन जो है उसे ये श्याम नंदन सिंह जो कि काफ़ी फेमस थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे, ये बनेली राज के राजकुमार थे, बनेली राज के राजकुमार थे, और ये संगीत प्रेमी भी थे। साथ ही साथ ये बिलियर्ड नामक एक खेल होता है जो कि अभी भी खेला जाता है, बिलियर्ड, उसके राज्य स्तरीय चैंपियन भी रह चुके थे, और साथ ही साथ ये शांत और सरल चित्त वाले थे, मतलब काफ़ी मृदुल स्वभाव के थे, और इनके दरबार में जो है कला प्रेमी व्यक्ति की, संगीत साधना व्यक्ति की,
गुणी व्यक्ति की काफ़ी मतलब इज्जत होती थी, काफ़ी ये उन्हें विश्वास देते थे। अब क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आ गया, ढहते विश्वास। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 था, उसी तरह से ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ढहते विश्वास कहानी में महानदी की चर्चा की गई है। महानदी किस राज्य में है? तो महानदी उड़ीसा राज्य में है। और कहानी जो है ढहते विश्वास, जिसे कि सातकोरी होता ने लिखा है, वह उड़ीसा से ही बिलोंग करते भी है। तो इस आधार पे भी हम ऑप्शन को तुक्का मार के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ मास्टर। एंटोनिम मीन्स उल्टा हमें पता करना है, मास्टर का उल्टा क्या होता है। तो मास्टर मतलब क्या होता है? मालिक होता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, या मास्टर मतलब कभी कभी मुख्य भी होता है, तो मास्टर का उल्टा ऑक्सिलरी हो जाएगा, मतलब सहायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। सी डैश टू द सिनेमा। क्वेश्चन कहने का सेंस क्या है? वह प्रत्येक रविवार को सिनेमा जाती है। अब अगर हम ऑप्शन के हिसाब से करें, देखिए जब आप की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी ना, तो आप चार ही ऑप्शन पे मजबूत पकड़ बना लेंगे। उस हिसाब से हम देखते हैं, सी अगर फर्स्ट ऑप्शन को फिट करते हैं ब्लैंक स्पेस में, सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार को सिनेमा जाती है। ठीक है। सी इज गोइंग, अगर इज गोइंग लगाते हैं तो वह प्रत्येक रविवार को सिनेमा जा रही है। वाक्य अटपटा लगता है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सी गो, यहीं पे गलती हो जाएगा। कभी भी सी गो नहीं हो सकता, क्योंकि सी जो है थर्ड पर्सन में है। सी, ही और एक नाम हो, अगर वन नेम, तो ये थर्ड पर्सन में होता है। और थर्ड पर्सन के बाद हमेशा जो है वर्ब के साथ एस या एस जोड़ा जाता है, तो गो तो हो नहीं सकता है। और 4th नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो सी गोइंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गोइंग जो है और सी के बाद कोई ना कोई इस बीच में ऑक्सिलरी वर्ब जो है, इज, एम, आर, वाज, वेर, ये सब जरूर रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, और पहला जो है फिट कर रहा था, वह प्रत्येक रविवार को सिनेमा जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट। सिनोनिम क्या होता है? मतलब समानार्थी शब्द, मिलता जुलता। एब्सोल्यूट का समानार्थी क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? एकदम बिल्कुल सही। जैसे हम बोलते हैं एब्सोल्युटली राइट, मतलब बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली मतलब सब निर्बाध या अबाध या असीम। तो एब्सोल्यूट का क्या हो जाएगा? तो एब्सोल्यूट का हो जाएगा अनलिमिटेड, मतलब बिना सीमा का, असीमित रूप से। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। तो अब क्या है ऑप्शन? चारों ऑप्शन को हम देखें। चारों ऑप्शन है, द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन, द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। मतलब कहने का सेंस क्या है? सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? सेंटेंस कहना चाह रहा है कि राजा गद्दी को काफ़ी कम उम्र में प्राप्त कर लिया। द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हो जाएगा कि थ्रोन पे आता नहीं है, केम नहीं होगा, बल्कि थ्रोन पे बैठता है। सैट ऑन द थ्रोन होना चाहिए। द प्रिंस सैट ऑन द थ्रोन होता, सैट मीन्स बैठना, सीट मतलब बैठना, उसका सेकेंड पास्ट फॉर्म है थ्रोन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। डैश आइडल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। मतलब क्या हुआ?
डैश आइडलमैन। अब ऑप्शन को एक बार देखते हैं, ए एन द और दैट, मतलब आर्टिकल्स हमें भरना है। आर्टिकल क्या है, डैश आइडलमैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। तो इसमें हो जाएगा आपको आइडल है, अब एन लगेगा इससे पहले, क्यों कि यदि किसी इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, यदि वॉवेल की तरह शुरू होता है तो उससे पहले एन का यूज किया जाता है। जैसे हम एक बार गौर करते हैं, जो आप देख लीजिए यूएसए, ठीक है, इसका उच्चारण जो है, ये पहला वर्ड का उच्चारण जो है वो यू से हो रहा है। यह स्वर नहीं है, यह स्वर नहीं है। तो जब स्वर नहीं होगा तो उसके पहले आप ए लगा लीजिए, द लगा लीजिए, वो तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है जो ए या द लगेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हम देखते हैं आइडल, क्या है आइडल, IDLE, तो ये क्या हो जाएगा, आ से शुरू हो रहा है, ये स्वर है ना, तो जब स्वर होगा तो उससे पहले एन लगेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे एन इज द राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। क्या है, मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, द मैच वॉज इंडेड ड्रॉ, द मैच वॉज इंडेड ड्रॉ। तो ड्रॉ मतलब क्या हो गया, इसमें तो एक निर्णायक स्थिति पे हम पहुंचे जो ड्रॉ हो गया ना कोई। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, द मैच वॉज ड्रॉन। थर्ड नंबर, द मैच हैड इंडेड इन अ ड्रॉ, द मैच इंडेड इन अ ड्रॉ, द मैच इंडेड इन अ ड्रॉ मतलब ड्रॉ की स्थिति में समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। महात्मा गांधी लेवर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इसमें हमें ढूंढना है कि क्या फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में एरर है या नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नो एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी होगा, फॉर लगेगा, टू द गुड नहीं होगा, के लिए मतलब मानवता की अच्छाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए। तो जब किसी दूसरे के अर्थ में कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पे फॉर का उपयोग किया जाता है। दैट सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 19th नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज इस्मत चुगताई अ courageous and controversial writer। हाउ वाज मतलब इस्मत चुगताई नाम के एक जो कंट्रोवर्शियल राइटर है, वो किस प्रकार से कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद थे। तो इस्मत चुगताई become a legend, legend means a story that is known or narrated through the age such as the legend of human। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब फॉर अनकन्वेंशनल राइटिंग्स और फॉर मर्शियल पर्सनैलिटी, बोथ 1 and 2 is the right answer। Question number 20, what is the meaning of the word reprimanded as used in the chapter। मतलब हुआ कि इसमें चैप्टर के हिसाब से रेप्रीमेंडेड मतलब क्या होता है। रेप्रीमेंडेड मतलब होता है गलत काम करने पर किसी की आलोचना करना या उसे फटकार लगाना, उसके सही करने के लिए उसे फटकार लगाना। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर है टू स्कॉल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब गलत करने पर उसे स्कॉल्ड करना, उसे फटकार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आता है आपको, क्वेश्चन नंबर 21 आता है, बिरजू महाराज किसके लिए प्रख्यात है। तो सब जानते हैं, या क्लास 9th या 10th में एक चैप्टर था हिंदी में, जित जित मैं निरखत हूँ, उसको बिरजू महाराज ने ही मतलब वो एक संवादात्मक रूप में लिखी गई कहानी है, नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक साक्षात्कार है
साक्षात्कार निबंध भी है। तो बिरजू महाराज किस चीज़ के लिए प्रख्यात है? तो बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य के लिए प्रख्यात हैं। ज़्यादा नहीं, ये आपको 9th-10th का ही ज़्यादा चीज़ पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पद्म, रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान या अध्यक्ष कौन होगा? ये जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं इनके जो हेड होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के अभी उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ महोदय हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति है अभी द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व शोषण पर नियंत्रण करना होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? निजी संपत्ति को परिरक्षित रखना। चलिए ठीक है, ये कल्याण राज्य का है। दूसरा जनता के धर्म का संवर्धन, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है शोषण पे नियंत्रण होना चाहिए, मतलब कोई किसी का शोषण ना कर ले। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? मतलब भारतीय फुटबॉल का सबसे ज़्यादा दीवानगी, सबसे ज़्यादा लोगों को लगाव कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल जो है उसे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में फुटबॉल खेला जाता है और इसीलिए कोलकाता हो जाएगा आपको सही आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम आया था 1911 ईस्वी में, और उसके आने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वहाँ पर 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन की बात की गई थी उसे 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था, और उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इससे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी यहाँ पर आई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को वही बना सकता है जिसको तीनों का सही ईस्वी पता रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था? तो याद रखिएगा, पेंथिक आया था, अलेक्जेंडर आया था और लॉरेंस आया था, तीनों आया था। और इन तीनों के हेड कौन थे? तो इन तीनों के हेड लॉरेंस थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? तो 1930, 1942 और 1946। 1930, 1942 और 1946 देखिए क्रम में है ना, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। मतलब ऐसा क्वेश्चन का मतलब हमने समूह रखा है आपके लिए कि देख के मज़ा आ जाएगा। जो थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा या फिर जो मेरा पूरा सेशन देख लेगा वो निश्चित ही बिहार पुलिस को अटेम्प्ट कर देगा। बिहार पुलिस में वो अच्छा खासा मार्क्स लाएगा और क्वालिफाई कर जाएगा, मेरिट में उसका नाम आ जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को आप देखते रहिए, पूरा लास्ट तक देखिए, इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करते रहिए। क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था आपको धर्मपाल ने किया था। और ये धर्मपाल कहाँ के थे? तो ये धर्मपाल जो थे आपको पाल वंश के राजा धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसने किया था। आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वेद के मतलब जब ऋग्वेद की रचना हुई थी
तो उसके दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो सबसे पहला ऑप्शन है संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था या जाति और विवाह प्रथा। तो इसका हो जाएगा कृषि। मतलब उस समय लोग जो थे खानाबदोश की ज़िंदगी जीते थे, भटक भटक के एक जगह से दूसरे जगह यूँ रहते थे ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, अबुल फजल ने क्या लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था आपको, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। और ये अबुल फजल जो थे अकबर के दरबार में 9 रत्न जो था उसमें से एक थे। अब सवाल आता है अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन कौन थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन कौन था? तो देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्न में था मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, उसके बाद अभी बाद में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी मुझे भी सही से याद नहीं है। 29 नंबर अबुल फजल अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। भक्ति संतों में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? सबसे ज़्यादा अच्छे कौन थे भक्ति संत में? तो भक्ति संतों में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट जो नाम आता है वो है कबीर। कबीर के दोहे आप पढ़े भी होंगे, हालांकि रामदेव, तुलसीदास, नामदेव भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कबीर का नाम आता है। 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन में? वन महोत्सव नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। वन रोपण ये भी होना चाहिए। पारिस्थितिकी जो है हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इको चेन है वो मजबूत होता है, लेकिन लकड़ी काटना ये तो गलत काम है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सामाजिक वानिकी जो है ये भी होनी चाहिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत रत्न को सबसे पहले पाने वाले कौन थे? मतलब सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके थे। भारत रत्न कब शुरू किया गया था? भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया था। और जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था, तो इसके साथ साथ श्री राजगोपालाचारी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी भारत रत्न प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना जो है दोनों राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। मतलब गंडक परियोजना से बिहार को भी और उत्तर प्रदेश दोनों को सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और रेडक्लिफ जो है ये सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में सीमांकित किया गया था। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहली राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत में पनडुब्बी में यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, माइका खान कहाँ पाया जाता है? माइका मतलब हो गया अभ्रक, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये तो फिक्स है कि अभ्रक झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का है। अब झारखंड के किस खान में पाया जाता है? तो झारखंड के आपको कोडरमा में, यहाँ विश्व में भी और भारत में भी सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन झारखंड के कोडरमा खान में पाया जाता है। अब 38 क्वेश्चन है,
38वां क्वेश्चन है आपको, एनी बेसेंट कहाँ की नागरिक थी? एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली आयरिश महिला थी। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एनी बेसेंट का क्या योगदान है, वो भारत क्यों आई थी? तो जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय आयरलैंड भी था, लेकिन वहाँ अपने संघर्ष से और अपने तरीके से आयरलैंड आज़ाद हो गया अंग्रेज से, इसीलिए एनी बेसेंट भारत के लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने के लिए भारत आई थी। ये मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिंधी तथा सिद्धों तथा कान्हो से संबंधित है? सिद्धों और कान्हो कौन विद्रोह से संबंधित है? सिद्धों और कान्हो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपको, क्वेश्चन नंबर 40 है, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों के लिए पूछे रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रश्नकाल कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। अब इससे संबंधित कुछ बातें हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला घंटा जो होता है, मतलब संसद जो है 11 बजे शुरू होता है, संसद की कार्यवाही 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, फिर 12 से 1 शून्यकाल होता है। मतलब इसमें कोई भी संसद जो है, कोई भी सदस्य जो है, किसी भी सदस्य से बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी मुद्दे पर बात कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। इसकी खोज भारत ने ही किया है, शून्यकाल की। ठीक है, 11 से 12 क्या होता है? 11 से 12 प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल मतलब, तो इसमें कोई भी प्रश्न पे जो बात विचार होता है, ये लिखित रूप से होता है। मतलब एक दिन पहले या पहले सूचना दे दी जाती है, इसे तारांकित प्रश्न भी कहा जाता है। और इस निर्धारित समय में लिखित मतलब प्रश्न मौखिक पूछे जाते हैं और लिखित जवाब दिए जाते हैं। फिर 12 से 1 का काल आता है, 12 से 1 को शून्य काल कहा जाता है, 0 आवर। इसकी खोज इंडिया ने किया, भारत ने किया, शून्य काल। और इसमें कोई भी सांसद जो है, कोई भी सदस्य जो है, किसी भी दूसरे सदस्य से किसी भी मुद्दे पर बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। और इसमें मौखिक सवाल जवाब होता है। ठीक है, ये हमारे संसद की कार्यप्रणाली है, इसे समझिए। और फिर 12 से 1 लंच होता है, सॉरी 1 से 2 लंच होता है, ये लंच का टाइम हो गया। और फिर 2 से 5 बजे तक फिर आपको संसद की कार्यवाही होती है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी जो होती है, मतलब मंत्रिपरिषद जो होती है, वो सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के लिए जिम्मेवार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह कौन सा विख्यात दक्षिण हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा विख्यात हिंदू राजा था जिसने कि सुमात्रा पर, जावा और मलेशिया तक पर अपना कर लिया था? तो ये था चोल राजा, चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 43rd नंबर का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो एडोल्फ हिटलर की जो लिखा गया था, ये जर्मन भाषा में। सामान्य सी बात है, हिटलर जर्मनी के रहने वाले थे, तो जर्मन भाषा में ही लिखा गया होगा। हम तुक्का भी मार सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 45 है, भूमंडलीय पवन जो है वह किस हिसाब से चलती है? तो भूमंडलीय पवन दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। भूमंडलीय पवन दिन और रात के हिसाब से अपनी दिशा बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं?
मतलब नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग में अनेक अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरौंद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, सेशन को लास्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपके लिए ही समस्या होगा। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो और साथ ही साथ जो है आप भी देखते रहें। ठीक है।